दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 13 और 14 मार्च को बारिश की संभावना। झारखंड में एक बार फिर मौसम के बदलने के आसार हैं। बता दें कि झारखंड में 13 और 14 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है। खबरों की माने तो 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश नहीं होने की संभावना जताई है। बता दें कि झारखंड में किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन तापमान में आ रही गिरावट अब महसूस होने लगी है। झारखंड के तापमान में आ रहा बदलाव भी स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। खबरों की माने तो मौसम विभाग ने 13 मार्च को आसमान में आंशिक बादल रहने और मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की भी संभावना जताई है। वहीं 14 मार्च को दक्षिणी पूर्व और निकट के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए सूचीबद्ध करें एक्सपर्ट टीचर्स। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग की। खबरों की माने तो इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू करने के लिए जल्द से जल्द एक्सपर्ट टीचर्स को सूचीबद्ध करें। बता दें कि झारखंड की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनजातीय प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है। बता दें कि झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास को लेकर चंपई सोरेन सरकार प्रतिबद्ध है। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल चेक बाउंस मामला, दोनों पक्षों में हुआ समझौता। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के बीच 2.75 करोड़ देने की सहमति पर समझौता हो गया है। खबरों की माने तो राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की बातें सुनी गईं। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। समझौते में अग्रिम रकम के तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने 20 लाख रुपए देने की बात कही है। इसके साथ ही अदालत ने अमीषा पटेल को आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक 5 किस्तों में वे सारे पैसे लौटा दें। खबरों की माने तो अगर अमीषा पटेल ने ऐसा नहीं किया तो 1 अगस्त के बाद यह मामला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। अमीषा की जमानत भी खारिज की जा सकती है। बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, हर वर्ष वेतन में 17% की होगी वृद्धि। पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों के लिए 9 मार्च को एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि इंडियन बैंक एसोसिएशन व बैंक यूनियन के बीच वेतन में हर वर्ष 17% की वृद्धि पर सहमति बन गई है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खर्च हर वर्ष लगभग 8,284 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। खबरों की माने तो वेतन में होने वाली यह वृद्धि नवंबर 2022 से लागू होगी और इस वेतन वृद्धि से लगभग 8 लाख बैंक कर्मचारियों को बेनिफिट मिलेगा। इस नए समझौते से देश भर के बैंक कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि होगी। वहीं बात करें सप्ताह में 5 दिन काम करने को लेकर भी एसोसिएशन और बैंक यूनियन के बीच सहमति बन गई है। झारखंड में जल्द आयोजित की जाएगी जेपीएससी जेट 2024 की परीक्षा। झारखंड में जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग लगभग 16 वर्ष बाद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एनईटी की तर्ज पर झारखंड पात्रता परीक्षा जेट आयोजित करने जा रहा है। बता दें कि झारखंड के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए यह एग्जाम आयोजित की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार झारखंड पात्रता परीक्षा मई-जून 2024 में आयोजित की जा सकती है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने को लेकर जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा विधि आयोग। एक देश एक चुनाव मुद्दे पर विधि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। मीडिया की खबरों को माने तो आयोग इस मुद्दे को लेकर संविधान में संशोधन करने की सिफारिश करने जा रहा है। इसके लिए 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। खबरों की माने तो आयोग एक साथ चुनाव को लेकर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने की सिफारिश करेगा। इसमें समय पूर्व सरकार गिरने की स्थिति में 5 साल की अवधि के बाकी बचे हुए कार्यकाल में अंतरिम साझा सरकार यानी सर्वदलीय सरकार चलाने का प्रावधान होगा। अंतिम विकल्प अगर चुनाव कराना ही हो तो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा। आयोग अगले 5 सालों में 3 चरणों में विधानसभाओं की शर्तों को समकालिक करने की भी सिफारिश करेगा। खबरों की माने तो इसके बाद पहला एक साथ चुनाव मई जून 2029 में यानी 19वीं लोकसभा का ही हो सकेगा। भारत के इस पड़ोसी देश में भी लागू हुआ यूपीआई सर्विस। भारत के साथ साथ नेपाल में भी यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू हो गई है। अब नेपाल में भारतीय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विस लागू हो गई है। ऐसे में आप सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। यानी अगर आप नेपाल घूमने जाना चाहते हैं तो अब करेंसी का झंझट खत्म हो जाएंगे। एनपीसीआई यानी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनआईपीएल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई और फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने मिलकर नेपाल में पेमेंट गेटवे का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि नेपाल जाने वाले भारतीय अपने स्मार्टफोन पर यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड बेस्ड ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। ऐसे में अब यूपीआई भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लेन देन के लिए शुरू हो गई है। बता दें कि भारतीय यूपीआई सर्विस नेपला के अलावा सिंगापुर, कनाडा, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सहित कई देशों में उपलब्ध है। बता दें कि पूरे भारत में यूपीआई सर्विस को रोल आउट कर दिया गया है। हालांकि अब एनपीसीई विदेश में भी यूपीआई सर्विस का प्रचार प्रसार कर रही है, जिससे विदेश जाने वाले यात्रियों को ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई परेशानी न हो। देश में बढ़ेगा सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन, चीन ताइवान का खत्म होगा दबदबा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय या एमईआईटीवीवाई इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन यानी आईएसएम योजना के लिए फंडिंग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एमईआईटीवाई की बढ़ती लोकप्रियता के लिए सरकार इस योजना की फंडिंग बढ़ा सकती है, जो कि वर्तमान में 76,000 करोड़ रुपए हैं। एमईआईटीवाई के सचिव एस कृष्णन के अनुसार यदि आईएसएम योजना का फंड समाप्त हो जाता है और भारत में और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यानी फैब यूनिट्स की आवश्यकता हो तो इस महत्वपूर्ण सेक्टर के लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत हो सकती है। सेमीकंडक्टर योजना में कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की रुचि है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भारत में एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे चीन और ताइवान के प्रभुत्व को चुनौती मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 से 3 वर्षों में सरकार का टारगेट देश में 2-3 और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने का है। सरकार ने 2021 में आईएसएम की शुरुआत देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइन यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट राशि के साथ शुरू की थी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन की रेल मंत्री ने किया निरीक्षण। सीटिंग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन के प्रोटोटाइप का बेंगलुरु के बीईएमएल में शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया। खबरों की माने तो अगले 6 महीने में वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का वादा किया। ओवरनाइट जर्नी वाली प्रीमियम ट्रेन राजधानी जैसे को रिप्लेस करेगी। लंबी दूरी के रेल मुसाफिरों के लिए वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस दौड़ेगी। अब तक 1.5 साल में कार की बॉडी बन चुकी है। ये ट्रेन
सेट बेंगलुरु के BEML रेल कोच कॉम्प्लेक्स में बनाई जा रही है। बता दें कि 16 कोच की होगी ये स्लीपर ट्रेन, जिसके हर कोच में 673 AC सीटें होंगी। वंदे भारत स्लीपर सिर्फ थर्ड AC कोच होंगे। विदेशों में 16 कोच के इस ट्रेन सेट की लागत 160 करोड़ रुपए आती है, जबकि भारत में वर्ल्ड क्लास की इस ट्रेन के एक कोच की कीमत मात्र 8 करोड़ रुपए पड़ेगी। ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ट्रेन को 12 घंटे से ज़्यादा वक्त लेने वाले रूट जैसे दिल्ली हावड़ा रूट, दिल्ली मुंबई रूट पर चलाने की योजना है। साल 2024 में 10 वंदे भारत स्लीपर बनाया जाएगा, वहीं 100 अमृत भारत का ऑर्डर दिया गया है।